बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट दिया और एपेक्स कमेटी का कोई इजलास है, उससे खिताब था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 मई को देखने को मिला। नंबर 1। नंबर 2, 9 मई का वाक़या एक सियासी जमात ने किया जो बहुत अफसोसनाक है। नंबर 3, सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का सद्देबाब नागुज़ीर है। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने वाले हैं। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया के साथ बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि हो जाएगा। जैसे काजी फ़ायद ईसा साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे एक्स को बंद किया गया या ट्विटर जिसको कहते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ तमाम लोग बात कर रहे हैं और जितनी भी जमातें हुकूमत में हैं वो सोशल मीडिया से खाइफ हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाएँ कि सोशल मीडिया की दुर्गत बनने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, अब वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद भी मरीम नवाज़ ने अगर 9 मई को पीटना है तो फिर तो इनको बनने का फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ना इनके पास कोई विज़न है, ना इन्होंने कोई काम किया आने के बाद, और ना इनके पास पहले से काम करने के लिए कोई लायामल था। इनको तो ये पता था कि ये इलेक्शन ही नहीं जीत रहे, लेकिन फिर जिस तरीके से इनको इलेक्शन फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया और जैसे इनकी हुकूमत बनाकर इनको दी गई, अभी तक इनको जीत का यकीन ही नहीं आ रहा। और जीत का यकीन तो आना दूर की बात है, पब्लिक को ये फेस ही नहीं कर पा रहे। ये कहाँ जाएंगे पब्लिक के अंदर और कैसे उनको फेस करेंगे? तो एक पंजाबी का एक लफ्ज़ है, थुड़की हुई हुकूमत है। यानी एक ऐसी हुकूमत है जो घबराई हुई है, जो बुखलाई हुई है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो काम कैसे करें, पब्लिक के बीच में कैसे जाएं। इकॉनमी का पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जो गुज़िश्ता 2 साल में इस मुल्क की मईशत के साथ हुआ, उससे बुरा तो हो नहीं सकता जो मईशत के साथ इन सब ने मिलकर कर दिया है। तो उस मईशत के साथ लोगों को रिलीफ देना बहुत मुश्किल है। वादे इन्होंने किए थे, जी हम आपको 200 और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये बिलावल ने चीख चीख कर कहा था, मरीम नवाज़ ने ऊंची आवाज़ में गला फाड़ फाड़ के कहा था। ये सारे कहते थे हर जलसे के अंदर कि 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री कर देंगे। अब उस तरफ आते ही नहीं है। अब बिजली फ्री करने का मौका आया है, पेट्रोल सस्ता करने का मौका आया है, महंगाई को कम करने का मौका आया है, आटे की कीमत कम करने का मौका आया है, लोगों की ज़िंदगियों को आसान करने का मौका आया है, लोगों को रोज़गार फराहम करने का मौका आया है। जब मौका आया कि इन्होंने डिलीवर करना है तो उस वक्त डिलीवर करने की बजाय फिर रोना पिटना शुरू कर दिया। भाई, 9 मई के मामले में कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने, अदालत जाने, और जिन लोगों ने किया वो जाने, जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक दिन तो फंस ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज भी, यानी इलेक्शन आपने लड़ा इसी 9 मई के बहाने, लोगों ने आपकी बात ही नहीं मानी। आपने पूरी कैंपेन की इसी के बहाने, लोगों ने आपकी फिर भी बात नहीं मानी। अब आपसे डिलीवर नहीं हो रहा तो आप फिर दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से मरीम नवाज़ को कोई पॉपुलैरिटी मिलेगी। वो सिर्फ एक शिकायत लगाने वाला एटीट्यूड है कि पीटीआई को मारो, यानी मरीम नवाज़ को या नवाज शरीफ को या बाकी जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनको हर मसले का हल एक ही नज़र आता है, पीटीआई को मारो, इमरान खान को मारो, पीटीआई को मारो। जो आदमी इनकी बात सुनवाए या इनकी आवाज़ भी सुनवाए उसको भी मारो, और जो आदमी सही बात करे उसको भी उठाओ। यानी ये एटीट्यूड के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आगे बढ़ पाएँ। अंदाज़ा आप यहाँ से करें कि जो धाती डोर है, जिसको धाती डोर ये लोग कहते हैं, एक्चुअली वो धाती डोर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो केमिकल वाला एक धागा होता है जिसको बनाते हैं नायलॉन से। वो बहुत मजबूत होता है, बहुत बारीक होता है, उसके ऊपर केमिकल चढ़ाते हैं। ये ज़्यादातर चाइना में बनता है। ये इंडिया से भी इंपोर्ट होता है और चाइना से भी इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट क्या होता है? स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है, और स्मगलिंग जो है वो बॉर्डरों के रास्ते से होती है। अब वो उसका इल्ज़ाम भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे लगा दिया कि वहाँ से ये गुजर के आता है। भाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गुजर के वहाँ जाती हैं, वहाँ से गुजर के यहाँ आती हैं। बॉर्डर के ऊपर तो मौजूद नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। उनका क्या काम है बॉर्डर के साथ? अगर बॉर्डर से कोई चीज़ आ रही है तो वफाकी इदारे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मोटरवे के ऊपर ट्रकों को रोक के उनको खाली करा के चेक करना शुरू कर दे कि इसके अंदर केमिकल वाला धागा तो नहीं जा रहा जिससे कोई गुड्डी उड़ाएगा और नुकसान हो जाएगा। और जो धाती डोर कहते हैं कि एक्चुअली ये धाती डोर नहीं है। धाती डोर जो होती है वो एक्चुअली एक तार होती है बिजली की तरह का, उसे खोल के आपस में जोड़ जोड़ के बना लेते हैं। और वो पुरानी बात है, जब उसको उड़ाते थे वो इसलिए कि दूसरी जो पतंग कट के जाती थी उसको वो उसके साथ लपेट के उतार लेते थे। और कई दफ़ा आपने देखा होगा बसंत के दिनों में अचानक बिजली का धमाका हो जाता था। ये धाती डोर वाली पतंग जब गिरती थी, और ये 15-20 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, ये एक्चुअली केमिकल वाली डोर है। और अब तो बड़ी मजबूत
डोरें जब हम गुड्डी उड़ाते थे तो बड़ी कच्ची डोर होती थी, वो फ़ौरन टूट जाती थी, ज़रा सी हवा तेज़ चलती थी हमारी गुड्डी टूट जाती थी। अब तो इतनी मजबूत डोरें हैं कि उनको पकड़ते हुए डर लगता था। आज से चंद साल पहले तक मैंने इस पर एक रिसर्च की थी। तो वो जो डोरें हैं वो जानलेवा हैं, ख़तरनाक हैं, उनका सद्देबाब किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको अगर पतंगे चाहिए या डोरें चाहिए तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे ये बात बताई है कि आप पुलिस स्टेशन से, आप पुलिस वाला आपका कोई वाकफ़ है उसको आप फ़ोन करें, वो आपको घर पहुँचा जाएगा, आपसे पैसे लेगा, आपको चीज़ें दे जाएगा। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। इल्ज़ाम लगाना है उठ उठ के खैबर पख्तूनख्वा पे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पंजाब ने इनको रिजेक्ट किया है और खैबर पख्तूनख्वा ने भी इनको रिजेक्ट किया है। खैबर पख्तूनख्वा से तो ये बिल्कुल ही मायूस हो गए। अब पंजाब के अंदर बैठ के ये सुबाइयत का खेल एक खेल रहे हैं और सुबाइयत का खेल खेल कर ये साबित करना चाहते हैं, देखिए जी पंजाब के साथ बड़ी ज़्यादती होती है, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो हम तो पंजाब वाले हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप की अपनी पोजीशन जो है उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये ओनरशिप लेना चाहते हैं पंजाब की, जो इन्हें पता है कि इनके पास नहीं है। पंजाब के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, लाहौर के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इनके पल्ले तो वोट ही कोई नहीं है। जाओ जाके देखो किसी गली मोहल्ले के अंदर, लोगों से पूछो कि आपकी हुकूमत है या नहीं है। लोग आपके मुंह पर खड़े होकर आपको बताएंगे आपकी हुकूमत नहीं है जनाब, आपको तो वोट ही नहीं डाला। लोग मुंह लगाने को तैयार नहीं है, वो सुबाइयत का खेल खेल रहे हैं। इनके वालिद ने भी यही किया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। और अब उनकी बेटी भी यही कर रही है जी, खैबर पख्तूनख्वा से वो आ रहा है, धाती धागा आ रहा है जो यहाँ पे कत्ल। ऐसे नहीं होता। आप नफरत के साथ हमेशा नफरत हासिल करेंगे। जितनी नफरत फैलानी आप फैलाते जाएं। आपने नफरत फैलाई, पिछले 2 साल लोगों ने आपको रिजेक्ट किया और आज आप हुकूमत में बैठे, आपको खुद यकीन नहीं आता। आप और नफरत फैला के देख लीजिए, अगली दफा इससे ज्यादा लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, देख लीजिएगा। इमरान खान की हुकूमत या तो आज वापस कर दी जाए उसको, नहीं तो दोबारा जब भी इलेक्शन होंगे वो 2/3 अक्सरियत से ही आएगा, इससे कम से वो आएगा नहीं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान क्या बार बार इस तरह का इलेक्शन करवाने का मुतहम्मिल हो सकता है? हो नहीं सकता। और क्या ये हुकूमत लंबी चलेगी? बहुत बड़े सवालात हैं। इनके जवाबात जो हैं वो वक्त के साथ साथ आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है ईद के बाद के लिए। एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया गया है। फजलुर रहमान साहब से भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, इंटीरियर सिंध की पार्टियां हैं, ये सब इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। और पहला एहतजाज जिसका आगाज हो रहा है वो पशीन से हो रहा है। जब पशीन से आगाज होगा ना तो वहां पे मौलाना शहरानी साहब हैं, उनकी बहुत ताकत है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां बहुत तगड़ी है। फिर वहां पे जो है वो अचकज़ई साहब हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा पश्तून बेल्ट है। तो वहां से पहला जलसा होने जा रहा है और वो जलसा मेरी इत्तला के मुताबिक 13 तारीख को होगा और 13 तारीख को वो बुनियादें हिलाकर रख देगा इस हुकूमत की, जैसा वहां पे जलसा होने जा रहा है पशीन में। और जब पशीन में इतना बड़ा जलसा हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर बाकी सूबों में रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। यानी सब ये कहेंगे जनाब लाहौर में जलसा करने में क्या प्रॉब्लम है, अगर हम करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कानून के मुताबिक कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट इजाज़त देगा, उस इजाज़त के मुताबिक जो है वो पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान पे आप जलसा देख लीजिएगा। अगर तो जलसा हुआ लाहौर के अंदर और रुकावटें नॉर्मल डाली गई, यानी एक होता है ना रुकावटों का एक तूफान आ जाता है, अगर वो ना हुआ और नॉर्मल रुकावटें डाली गई, पकड़ धक्कर, लोगों के घरों में छापे मारना, ये सारा कुछ ना हुआ, तो याद रखिएगा लाहौर में तमाम जलसों का रिकॉर्ड इस दफा टूट जाएगा। और अगर इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो मैं आपको बताऊं कि लोग इस मुल्क में नहीं, इस रीजन में होने वाले तमाम इस्तकबाल भूल जाएंगे। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मेरी बात आप लिख कर रखें कि इस मौके पर जितना इमरान खान साहब को फेमस कर दिया गया है फस्तायत के नतीजे में, केसेस के नतीजे में, जुल्म के नतीजे में, धांधली के नतीजे में, जितना इमरान खान को मकबूल कर दिया गया है, इतने मकबूल वो कभी नहीं थे। इस रीजन के अंदर किसी आदमी का कभी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा। अगर इमरान खान को जेल से निकाला तो जो इस्तकबाल होगा, ये आप मेरी बात आज लिख कर रखें कि वो आदमी जेल से बाहर पांव रखेगा और इस मुल्क की सियासत उसके हाथ में आ जाएगी। ये देख लीजिएगा उसके एक एक स्टेटमेंट पे क्या होगा। तो ये हालात पैदा किए गए हैं, यहां पे लीडर्स बनाए जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतने लीडर्स हैं कि इतने वर्कर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, गली गली में लीडर पैदा कर दिया। इसको पकड़ के वो जिसको मिलता हूं 10वां मैं रह के आया हूं, 8वां मैं रह के आया हूं, 6वां मैं रह के आया हूं, जनाब मैं 8वां रह के आया हूं, मैं 10वां रह के आया हूं, नॉर्मल है बिल्कुल। और जो भी रह के आया है वो आगे मिलता है और कहता है जी हम तो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, हम तो हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से। इतने लीडर पैदा कर दिए, हर बंदा तकरीरें करता है खड़ा होकर। इतने मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर नहीं देखे जितने लीडर बना दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और ये फस्तायत के जरिए से बने। ये इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अपना बेड़ा ही गर्क कर दिया, अपनी सियासत ही दांव पे लगा दी। अब शाहिद अफरीदी साहब का भी दिल कर रहा है सियासत में आने का, आना चाहिए।
मैं तो वेलकम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ हर वो आदमी जिसकी एक सियासी सोच है उसको अपनी सियासी सोच का इजहार करना चाहिए, और अगर वो मुल्क के लिए कुछ कर सकता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े उन्हें सियासत में आने से मना करते हैं। आपके बड़े आपको मना करते हैं? शाहिद अफरीदी साहब वैसे आना चाहिए। मैं उसूलन कहता हूं कि शाहिद अफरीदी साहब को आना चाहिए। और शाहिद अफरीदी अगर सियासत में आ जाएंगे ना तो फिर उनको आइडिया होगा कि बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान है। सियासत के अंदर जब आप उतरते हैं तो सियासत के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं। और अगर कहीं शाहिद अफरीदी साहब, क्योंकि मुझे पता है कि शाहिद अफरीदी साहब जब सियासत में आएंगे तो हुकूमत में ही आएंगे, और जब वो हुकूमत में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हुकूमत कैसे चलती है और कितने दबाव कहाँ कहाँ से आते हैं हुकूमत को चलाते हुए। तो जब उनको आइडिया होगा तो फिर वो समझेंगे कि इमरान खान साहब और बाकी जो सियासतदान हैं वो रोज़ाना किन मुश्किलात से गुज़रते हैं। जो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम अपने मुल्क को अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक चलाएँगे और हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। शहबाज शरीफ की मिसाल मैं नहीं दे रहा, वो तो डिक्टेशन ले लेते हैं। अगर शाहिद अफरीदी डिक्टेशन लेने की आदत डाल देंगे तो सियासत में पुरअमन रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन अगर वो डिक्टेशन नहीं लेंगे तो शाहिद अफरीदी को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, और ये होना चाहिए। एक और खबर है जी, वाल्टन एयरपोर्ट स्कैंडल। ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। यहां पे क्लेम ये किया जा रहा है कि 350 अरब मालियत का वाल्टन एयरपोर्ट ये 50 अरब में फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और ये जो मामला उठाया है ये एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने उठाया है, और इन्होंने एक ख़त लिखा है वज़ीर हवाबाजी को। ख़त का जो है वो एक स्केच सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। उसमें बताया गया है कि वाल्टन एयरपोर्ट की अराजी का तखमीना 350 अरब रुपए लगाया गया था। एयरपोर्ट अराजी को खिलाफ कानून 50 अरब में फ़रोख्त कर दिया गया है, और यह भी कहा कि अभी तक सिर्फ 1 अरब रुपया मौसूल हुआ है। अच्छा, ये 50 अरब के अलावा जो है वो मुरीद के में कोई ज़मीन भी है, लेकिन 300 अरब की ज़मीन तो नहीं हो सकती ना। अगर 350 अरब से ज़्यादा का ये था सारा का सारा एयरपोर्ट और 50 अरब में सौदा हुआ है, साथ में कुछ ज़मीन भी मुरीद के में ली है, तो मुरीद के की ज़मीन ज़्यादा 5 अरब की होगी, 10 अरब की होगी, से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा भी हो तो 50 अरब की होगी, तो फिर भी 250 अरब का घाटा तो नहीं होना चाहिए, या इससे ज़्यादा का घाटा तो नहीं होना चाहिए, जो ये क्लेम कर रहे हैं एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन वाले जो क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असासे को लैंड माफिया ने सिविल एविएशन अफसरान की मिली भगत से तबाह कर दिया है। उन्होंने डीजी के ऊपर एलिगेशन लगाया है, और एक और बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा 50 अरब में से सिर्फ 1 अरब रुपया अभी तक मौसूल हुआ है और कब्जा दे दिया आपने। सिर्फ 1 अरब रुपया मौसूल हुआ है। नैब से वो कह रहे हैं कि तहकीकात करवाई जाए। ये बहुत बड़ा घपला है। इस एयरपोर्ट पे 1947 में कायदे आजम ने ट्रेवल किया था, यानी एक तारीखी नौयत भी उन्होंने बताई। तो इस एयरपोर्ट के ऊपर जो हुआ है, इस करप्शन के ऊपर नोटिस लिया जाए। देखते हैं इसके ऊपर काम होता है नहीं होता, लेकिन ये बहुत सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो खत मिलने का मामला है, अब मजीद 5 जजों को खत मिल गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 जजों को खतूत मिले हैं। वो एक ही तारीख को लिखे गए थे, फिर वो अलग अलग टाइम पे आकर मिल रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा धमकी अमेज़ खतूत जजेस को हरासा करने की हुकूमती साजिश है। वो कह रहे हैं ये हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, और जजेस को जहरीले मवाद पर मुश्तमिल धमकी अमेज़ खतूत की तरसील जजेस को हरासा करने की हुकूमती साजिश करार दिया तहरीक इंसाफ ने, और फौरी तौर पे इसकी जामे तहकीकात का मुतालबा भी किया है। और उनका सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस केस की कार्रवाई के आगाज़ के बाद से जहरीले मवाद पर मुश्तमिल खतूत के सिलसिले में तेज़ी का मकसद अदालतों में खौफ और बेयकीनी का माहौल पैदा करना है। अब ये जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आ गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वो खबर ये कह रही है कि इसराइल के साथ अब थोड़ी सी सख्ती होने का टाइम ऐसा लगता है कि आ गया है। लेकिन 6 महीने तक उसने मुसलमानों का खून बहाया। वहाँ पे गज़ा में बहुत सारे मासूम जो हैं वो शहीद हो गए। बहुत बड़ी तबाही वहाँ पे फैली है। एक पूरा इंसानी अलमिया है जो गज़ा में दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया उसके ऊपर रो रही है। आम आदमी जो है वो हर मुल्क के अंदर रहने वाला इस पर दिल गिरफ्तार है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो ज्यूज़ हैं, कोई भी हैं। गैर मुस्लिम भी इसके ऊपर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और वो सारे ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादती है जो गज़ा में हो रही है और इसराइल इसको कर रहा है। अब जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन करीब आ रहा है, तो जो बाइडन को अब गज़ा के मामले के ऊपर बहुत तनकीद है और मुसलमानों का वोट भी उनको नहीं मिलने जा रहा।
तो ऐसे में जो बाइडन ने कहा कि गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो इसराइल की हमायत हम तर्क कर सकते हैं, यानी हम इसराइल की हमायत को छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी किया अमेरिका ने। सेम टाइम में वो मुंह से कुछ और कह रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ और कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ कौंसिल का जंगी जराइम के इर्तिकाब पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी सामने आया है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल है, उसने इसराइल से जो गजा की पट्टी में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए जवाबदेही का मुतालबा करने की करारदाद मंजूर की है। और इसराइल ने तो उसको मुस्तरद करना था, उन्होंने तो कर दिया है। 28 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया, 13 ममालिक खामोश रहे और 6 ममालिक ने इसकी मुखालफत की है, और उनमें अमेरिका और जर्मनी शामिल हैं। तो ये है दोहरा स्टैंडर्ड कि इनकी पब्लिक कुछ और कह रही है, इनके हुक्मरान जो हैं वो स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं, और प्रैक्टिकली जो है वो इसराइल की किसी ना किसी तरह हमायत जो है वो जारी रखे हुए हैं। अब इसराइल की जो सिचुएशन है उसकी वजह से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत परेशान हैं। मिसाल के तौर पे बाइकआउट के असरात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मैकडॉनल्ड ने इसराइल में अपने तमाम रेस्टोरेंट मकामी कंपनी से वापस लेने का फैसला कर लिया है। और 225 रेस्टोरेंट है जी इसराइल के अंदर इनके, और ये मकामी कंपनी से इन्होंने वापस खरीदने का फैसला किया है। और कतर के नशरियाती एक इदारा है अल जज़ीरा, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड को इस वक्त से बाइकआउट और मुजाहरों का सामना है, जब इसराइल में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज रखने वाली कंपनी अल्वनियाल ने 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के हमले के फ़ौरन बाद ऐलान किया था कि वो इसराइली फ़ौज को मुफ्त खाना फराहम करेगी। अच्छा, ये इनके ऐलान के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, दुनिया भर में मैकडॉनल्ड का बाइकआउट किया गया। तो अब जो मैकडॉनल्ड है उन्होंने फैसला किया कि इस कंपनी से वापस ले लिए जाएं वो सारी ब्रांचेज या वो सारे रेस्टोरेंट जो इनको दिए गए। ये 225 हैं। एक और बड़ी खबर इसके साथ जुड़ी है। इसराइल की पिछले एक दहाई में जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, दुबई ने, यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था और उसके साथ सफारती ताल्लुकात बना लिए थे, ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए थे। अब यूएई ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ मुनक़ता कर दिए हैं और उनको मुअत्तल कर दिया है। गजा में फलाही इदारे के 7 कारकुनों की हलाकत के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से सफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए हैं। ये तब हुआ जब अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि मजीद मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। उन्होंने एक तरफ ये दावा किया, दूसरी तरफ यूएई, जिसके बारे में सबसे बड़ा दावा था कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको डील ऑफ द सेंचुरी कहते थे डोनाल्ड ट्रंप। और जब यूएई ने ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं तो ये एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिका की मौजूदा हुकूमत के लिए। और उन्होंने कहा जी कि ये इमदादी कारकुनों की हलाकत एक स्याह तरीन दिन है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने इमदादी कारकुनों की हलाकत पर इसराइली सफ़ीर अमीर हाइक से टेलीफोनिक रब्ता करके इजहार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि हमने सितंबर 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूर पर लाए थे, अमेरिका की सालिसी में हमने दस्तखत किए थे, लेकिन अब नहीं, उन्होंने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।